हेलो वेलकम बैक टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो या फिर आपके प्रोफेशनल एग्जाम की बात हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और हर को एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि क्लियर हो। यकीन मानिए बहुत लोगों को अभी तक डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर नहीं हो पाता है। एक बार अगर क्लियर भी हो गया तो बहुत जल्दी भूल जाता है। कोशिश करेंगे इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। तो एक जनरल टर्म है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि खुद को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, खुद को बचाना। अब देखो कैसे बचाते हैं, कैसे क्या क्या इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। तो अगर बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड साहब के हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। क्या है? अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो कि अपने इंडिविजुअल यूज करता है अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी तरह के एंजाइटी से बचने के लिए, जो कि किसी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग की वजह से हो रहा है। समझ में आया? मतलब कि सिगमंड फ्रॉइड साहब के हिसाब से क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है, एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जो कि इंडिविजुअल यूज करता है अपने आप को किसी भी तरह की एंजाइटी जो कि एक किसी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग की वजह से अराइज हो रहा है उससे बचने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि फ्रूड साहब के हिसाब से क्या था। तो इसमें अन्ना फ्रूड जो थी उन्होंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अनकॉन्शियस ऑपरेशन है किसका, माइंड का, जो कि किस चीज के लिए फंक्शन करता है, टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। किसके लिए? टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। और क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट अनप्लीजेंट फीलिंग सच एज एंग्जाइटी, गिल्ट, डिस्टॉर्टिंग और डिनाइंग द रियलिटी। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इनके हिसाब से कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अनकॉन्शियस ऑपरेशन है। ठीक है, किसका? माइंड का, जो कि क्यों फंक्शन करता है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या तो किसी भी अनप्लीजेंट फीलिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि एंग्जाइटी, गिल्ट और एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको दो पार्ट में क्लासीफाई करके भी मिलेगा कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सबसे अगर कॉमन हर जगह 7 या 6 कॉमन चीज दिया होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर टोटल कम से कम 15 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सप्रेशन है, डिनायल है, डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन और एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम लोग रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या होता है कि एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है दैट कीप द पेनफुल आइडियाज एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स अवे फ्रॉम कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसली डिनाई द इम्पल्स। मतलब कि अपने किसी भी अनप्लेजेंट फीलिंग्स को दबा के रखना, किसी भी पेनफुल आइडियाज को दबा के रखना। ठीक है, अपने अंदर अपने कॉन्शियस माइंड में उसको नहीं आने देना। ठीक है, अब इसका मतलब अभी आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि अ चाइल्ड हु इज अब्यूज्ड बाय योर पेरेंट्स लेटर हैज नो रिकॉलेक्शन ऑफ द इवेंट्स बट हैज ट्रबल इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप। मतलब कि उसके पास एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स मतलब जो जो अपने पेरेंट्स के द्वारा अब्यूज किया गया है। ठीक है, तो उसके पास कोई भी प्रीवियस इवेंट नहीं है, कोई भी प्रीवियस इवेंट कलेक्टेड नहीं है, उसके पास मेमोरीज नहीं है उसकी, लेकिन उसको रिलेशनशिप फॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो समझ में आया रिप्रेशन क्या है कि पेनफुल आइडियाज जो होता है वो डिफरेंस क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब थॉट्स को अवे रखता है। फिर उसके बाद दूसरा चीज है सप्रेशन। अब सप्रेशन क्या है कि एक डेलिब्रेट और कॉन्शियस अटेम्प्ट है। ठीक है, अटेम्प्ट किसके लिए, टू पुश अवे अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स। ठीक है, कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्स। एक चीज यहाँ पे समझेंगे क्या है सप्रेशन और रिप्रेशन में अंतर समझिए। क्या है, कॉन्शियस अटेम्प्ट है। कौन सा है, कॉन्शियस अटेम्प्ट है। किसके लिए कॉन्शियस अटेम्प्ट है, टू पुट पुश अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करेंगे अपना कि रिप्रेशन का बात अगर करेंगे तो रिप्रेशन में क्या था,
डिप्रेशन में था कि एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है, ठीक है, अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है किसके लिए कि पेनफुल आइडियाज और डिस्टर्बिंग थॉट्स को अवे रखने के लिए, दूर रखने के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो डिफरेंस समझ में आया आपको? ठीक। अब देखिए, अब सप्रेशन क्या है कि एक डेलिब्रेट या फिर कॉन्शियस एफर्ट होता है, अटेम्प्ट होता है किसी भी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग थॉट्स को अपने आप से दूर रखने के लिए, ठीक है। मतलब कि किसी भी इम्पल्स को कॉन्शियसली सप्रेस करना। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि एक वॉलंटरी डिसीजन नॉट टू थिंक अबाउट हिज आर्गुमेंट विद हिज गर्लफ्रेंड व्हाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। मतलब कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि अपने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आपका एक अपनी जो भी है पार्टनर के साथ आर्गुमेंट हुआ है, तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है कि वो जो इंडिविजुअल है वो उस फीलिंग्स, उस थॉट को सप्रेस कर रहा है कि उसके बारे में वॉलंटरली उसका डिसीजन है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं सोचना है। तो यहाँ पे वो बंदा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? दैट इज कॉल्ड सपरेशन, ठीक है, क्योंकि वॉलेंटरली वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है किसको? उस आर्गुमेंट वाली फीलिंग्स को, थॉट्स को, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट कि डिनायल। डिनायल का मतलब सीधी बात है, बात नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिनाई करना, ठीक है। मतलब किसी भी कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने से रियलिटी को रिफ्यूज कर देता है और फैक्ट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है, दिस इज कॉल्ड डिनायल, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई भी स्मोकर अगर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि मैंने एक स्मोकर को बोला कि यस स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट उसने क्या किया कि अपने अंदर के एंजाइटी को, जो मतलब उस स्टेटमेंट उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, वो फैक्ट को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल एक और है कि अ पेशेंट हु इज न्यूली डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर मे नॉट एडमिट इवन दो देर इज अ कंफर्मेटरी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। मतलब कि एक नया पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है जिसको पहली पहली बार लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो एडमिट ही नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे लंग कैंसर हो ही नहीं सकता है, जबकि रिपोर्ट्स क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि द पर्सन इज हैविंग लंग कैंसर, ठीक है। तो ओवरऑल डिनायल का मतलब समझ में आया क्या है? डिनायल का मतलब क्या है कि रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, सपरेशन, रिप्रेशन, ये चार चीज सबसे पहले पूछता है, ठीक है। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये क्या है? अनवांटेड फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशन आर डिस्चार्ज ऑन अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे डेफिनेशन में हमें एक चीज याद रखना है कि ऑन लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन, मतलब कि अपने कोई भी फ्रस्ट्रेशन को या फिर अनवांटेड फीलिंग्स को अपने से कम, यानी कि लेस थ्रेटनिंग या फिर लोअर अथॉरिटी वाले पर्सन पे निकालना। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या कह रहा है कि अ हस्बैंड comes home after had a bad day at work and shout at her wife और चिल्ड्रन। मतलब कि यहाँ पे क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हस्बैंड है उसको क्या है, अपने ऑफिस में कोई बैड डे है या फिर ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहा है, अपने वाइफ पे या फिर चिल्ड्रन पे। तो क्या हुआ यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म कैसे हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यूज किया है कि पर्सन का अनवांटेड फीलिंग्स, मतलब कि हैड अ बैड डे वाला फीलिंग्स किस और फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहा है, वाइफ पे, जो कि क्या है लेस थ्रेटनिंग है उसके लिए, क्योंकि वो बॉस पे नहीं चिल्ला सकता है, ठीक है, बॉस पे नहीं साउट कर सकता है। फिर अगला है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंजाइटी प्रोड्यूसिंग और अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को रिप्लेस कर दिया जा रहा है विद देयर एग्जैक्ट अपोजिट फीलिंग्स एंड इमोशन। समझ में आ रहा है? मतलब कि सीधे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल हमने मेंशन किया उसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ में आएगा सबको। क्या है कि एक घर में एक बहू है जो कि अपने डॉटर इन लॉ के, हाँ, डॉटर इन लॉ के सॉरी, अपने इन लॉज के सामने क्या कह रही है, अपने सास को लेके खूब तारीफ कर रही है, जबकि इनसाइड क्या है उसके कि उनके लिए नेगेटिव है। तो क्या हुआ कि
है नेगेटिव फीलिंग लेकिन एकदम एग्जैक्ट फीलिंग उसको दिखा रही है, ठीक है। समझ में आया? देखो ये एग्जाम्पल क्या है, a jealous boy who had hate his elder brother may show exaggerated respect and affection toward him। समझ में आया? वही चीज है कि वो उससे उस अपने सिबलिंग से इसको जेलस है, लेकिन उन लोगों के सामने पे एकदम एग्जैजरेट ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स और फीलिंग्स को शो कर रहा है। अगला है रेशनलाइजेशन, मतलब कि जस्टिफिकेशन ऑफ वंस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और फेलियर इन अ लॉजिकल मैनर बाय गिविंग सोशली अप्रूव्ड रीजन। कभी भी एग्जाम्स में अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हैं, रेशनलाइजेशन लिख रहे हैं, तो ये अगर ये चीज आया कि अगर ये सब दिखा कि बाय गिविंग सोशली अप्रूवल रीजन्स, ठीक है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए या फिर फेलियर के लिए उसको लॉजिकल मैनर में सोशली एक्सेप्टेबल या फिर सोशली अप्रूव्ड रीजन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे एक स्टूडेंट जो कम लेट आया क्लास में, क्या कह रहा है कि हॉस्टल मेस में खाना लेट मिला, ठीक है। ऑल दो सच्चाई ये है कि वो स्टूडेंट लेट था, बट उसने अपने फेलियर को, अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को कैसे रेशनलाइज किया, लॉजिकल मैनर में देखे कि मैम मुझे मेस में, हॉस्टल मेस में खाना लेट मिला, दैट्स वाई आई केम लेट टू द क्लास। ओके, समझ में आया? ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर अगला है कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो इसमें क्या है कि जहां इंडिविजुअल यूज अपने फीलिंग्स को या फिर अपने वीकनेस को काउंटर बैलेंस करता है अपने स्ट्रेंथ को एम्फेसाइज करके। समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एन इंडिविजुअल काउंटर बैलेंस, ठीक है, एक मिनट, ओके, काउंटर बैलेंस करता है। क्या करता है? काउंटर बैलेंस करता है, ठीक है। किसको काउंटर बैलेंस करता है भैया? तो परसीव्ड वीकनेस बाय एम्फसाइजिंग स्ट्रेंथ इन अदर एरियाज। अब इसका एग्जांपल समझेंगे कि एक स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है अपने एकेडमिक्स में, और जैसे कि एक्सेल का हो गया, किसी भी एक एक्सेल एग्जांपल है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को ले सकता है, मतलब कि एकेडमिक्स उसका अच्छा नहीं है बट स्पोर्ट्स उसका इतना अच्छा है कि वो वहाँ उसको कंपनसेट कर ले रहा है अपने वीकनेस को। समझ में आया? मतलब कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है वो स्पोर्ट्स में इतना कॉम्पिटेंट है कि वो अपने वीकनेस को वो काउंटर बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। ओके, आगे क्या है? प्रोजेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग्स टू द अदर, मतलब कि अपनी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को दूसरों पे ढारना। मतलब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे कि अ पर्सन हु इज एंग्री एट देयर कोवर्कर अक्यूजेस देम ऑफ बीइंग होस्टाइल, मतलब कि एक आपका कलीग है, ठीक है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, अपना एंग्री है किसी अपने अपने साथियों पे, तो वो उसका रीजन भी उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहा है कि मैं आप लोगों की वजह से ही ऐसा हूं, मैं आप लोगों की वजह से ही आप लोगों पे गुस्सा किया हूं। तो क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, मतलब अपने फीलिंग्स, अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को दूसरों पे ही प्रोजेक्ट कर देना, दूसरों पर ही ढाल देना, बोले अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो कि दूसरों पर डाल देना इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू ब्लॉक इमोशनल डिस्ट्रेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन यूज करता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और सारे डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज करता है, लेकिन इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेंटली हेल्दी पर्सन के लिए, क्योंकि अब इसका रीजन क्या है देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि इमोशनल डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए लॉजिक और रीजन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि इंस्टेड ऑफ ग्रीविंग अ पर्सन एनालाइज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैटल इलनेस, ठीक है। क्या कह रहा है? फैटल इलनेस व्हेन दे लूज अ लव्ड वन, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कैंसर से किसी का मौत हो गया तो उसकी जो
फैमिली वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि ग्रीव मतलब कि शोक मनाने के बजाय वो इस पे देख रहे हैं कि क्या ये कितना फैटल कंडीशन था, कैसे कितने लोग मरे इससे। तो इससे क्या हुआ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ का, इस बीमारी का यही फेट ही था, यही इसका होना ही था। चलिए इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन के लिए कि किसी एक पर्सन का किसी ए जगह पे जो जॉब वैकेंसी आया, ठीक है, मतलब कि सॉरी रिक्रूटमेंट हुआ उसका किसी ए जगह पे, ठीक है। अब लेकिन वो जगह उसके घर से दूर है, ठीक, वो जगह उसके घर से दूर है। तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को कैसे राजी करा रहा है इस चीज़ के लिए। तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो बता रहा है उनको कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे बढ़िया सैलरी मिलेगी, बढ़िया लाइफ़स्टाइल मिलेगा और मेरा पर्सनल ग्रोथ होगा। तो अब जाना उसको घर से उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो उस चीज़ को लॉजिकली और स्पेसिफिक रीज़न देके इनसे समझा रहा है कि पैसा, कंफर्ट, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, वो पर्सन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है भैया? इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो अगला है अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या है? अटेम्प्टिंग टू काउंटर एक्ट और अनडू डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और बिहेवियर विद अनदर एक्शन। मतलब कि किसी भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को करने अगर हो गया तो उसको अनदर बिहेवियर से काउंटर बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? आफ्टर बीइंग रूड समवन ब्रिंग्स देयर कलीग अ गिफ्ट टू मेक अप फॉर इट। मतलब कि जैसे सिंपल, अगर आज मेरे दोस्त से लड़ाई हो गया तो ठीक कल मैं उसे सॉरी बोलने के लिए अपने उस बिहेवियर को के प्रति अपॉलजी शो करने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेके आया। तो क्या हुआ कि अपने उस स्पेसिफिक बिहेवियर को क्या कर रहा हूं मैं। हम्म, हाँ। तो इसमें क्या है कि फिर से समझते हैं कि स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ अनडूइंग। उसके बाद बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिवर्टिंग टू बिहेवियर्स फ्रॉम अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेजेस व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस। मतलब कि जब भी पर्सन्स अगर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ता है तो अपने अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में चला जाता है, ठीक है। जैसे एक एडल्ट थ्रोज अ टेम्पर टैंट्रम व्हेन दे डोंट गेट देयर वे। मतलब कि एक एडल्ट भी टेम्पर टैंट्रम शो करने स्टार्ट कर देता है जब अपने तरीके से उसको चीज़ें नहीं मिलती है। चाहे इसका एक एग्जांपल और है कि किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में जब आप नेल बाइटिंग और नेल चीविंग करने लगते हैं, दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड रिग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिसोशिएशन। डिसकनेक्टिंग फ्रॉम थॉट्स, फीलिंग और सेंस ऑफ द आइडेंटिटी टू अवॉइड डिस्ट्रेस। मतलब स्पेसिफिक थॉट्स, फीलिंग्स और सेंस ऑफ आइडेंटिटी से मतलब दूरी बना लेना ताकि डिस्ट्रेस ना हो पर्सन को। इसका एग्जांपल क्या है कि एक पर्सन जो है किसी भी मतलब कि एक्सपीरियंस कर रहा है ट्रॉमा को, तो वो क्या करेगा कि मतलब फ्रॉम आउटसाइड देयर बॉडी, ठीक है, ठीक। कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इनटू द फिजिकल सिम्टम्स। मतलब कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है कि अ पर्सन हु फील्स एक्सट्रीम स्ट्रेस, टेम्पररी ब्लाइंडनेस विदाउट अ फिजिकल कॉज, ठीक है। मतलब जिसको जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है बेसिक लाइफ में भी कि एक पर्सन को स्ट्रेस एकदम सीवियर स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, तो उस क्या कर दिया, कोई एक्चुअल कॉज नहीं है बट उसे हेडेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। समझ में आया? ठीक है। अगला है रेट्रोफ्लेक्शन। अब रेट्रोफ्लेक्शन क्या है कि अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और इम्पल्सेस को इनवर्ड इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम आउटवर्डली। मतलब कि अपने अंदर ही रख लेना, उसको एक्सप्रेस न करना। अब इसका एग्जांपल क्या है भाई कि अ पर्सन हु फील एंग्री एट समवन डायरेक्ट्स दैट एंगर टुवर्ड देमसेल्फ लीडिंग टू सेल्फ क्रिटिसिज्म। समझ में आया? रिट्रोफ्लेक्शन वही है इसमें भी कि पर्सन अपना क्या कर रहा है कि अपने एंगर को खुद पे ही ला दे रहा है, ठीक है।
अब सब्लिमेशन क्या है भाई? सब्लिमेशन का मतलब है कि अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में चैनलाइज करना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या है कि अ पर्सन विद अग्रेसिव टेंडेंसीज बिकम अ प्रोफेशनल बॉक्सर। समझ में आया यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स क्या था? अग्रेसिव टेंडेंसी। और एक्सेप्टेबल सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कैसे जनरलाइज किया कि वो क्या बन गया? प्रोफेशनल बॉक्सर। क्लियर है? इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, एक पर्सन अपने लव लाइफ में फेलियर है, तो उसको कोप अप करने के लिए वो क्या बन गया? पोएट बन गया। ठीक है, तो या फिर राइटिंग शायरी। तो क्या कर रहा है कि अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को, सॉरी, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ओके। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है भाई? कि रिप्लेसिंग एन अनअटेनेबल और अनएक्सेप्टेबल गोल। क्या है? अनअटेनेबल मतलब कि ये और ये विद वन दैट इज मोर अचीवेबल, मतलब कि जिसको अचीव करना ज्यादा इजी था। समझ में आया? फिर से समझते हैं कि रिप्लेसिंग एन किसी भी अनअटेनेबल या फिर अनएक्सेप्टेबल गोल को रिप्लेस करना एक अचीवेबल गोल से। एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन हु कैन नॉट परस्यू देयर ड्रीम करियर बिकम पैशनेट अबाउट अ रिलेटेड हॉबी। समझ में आया? बेस्ट इजी वे में बताते हैं। मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन किया, ठीक है, दिस वाज माय ड्रीम करियर कि मुझे एमबीबीएस करना है। ओके, लेकिन मेरे अटेम्प्ट के बाद जब मेरा नीट नहीं हुआ, तो मैंने क्या चूज किया कि एक रिलेटेड हॉबी यानी कि रिलेटेड मेडिकल फील्ड चूज किया, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग। तो क्या हुआ कि नर्सिंग मेरे लिए मोर अचीवेबल था नीट से। ठीक है, पहले मैंने नीट कवर किया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया नर्सिंग। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ, ये क्या है कि ये अनअटेनेबल और अनएक्सेप्टेबल गोल था मेरा, सॉरी, हाँ, जो गोल था जिसको मैं अटेन नहीं कर पाया, तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया था? मोर अचीवेबल गोल से रिप्लेस कर दिया था। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म को लेके किसी भी एग्जांपल्स या फिर डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और साइकोलॉजी, नर्सिंग से साइकोलॉजी, साइकेट्रिक या फिर नर्सिंग के किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको नोट्स या फिर केयर प्लान, केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आगे ऐसी ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।